अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 10 पे। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक हम हेडर फाइल को देखेंगे और उसके बाद स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स को देखेंगे और फंक्शन कॉल को देखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हेडर फाइल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने पहले दिन से जब प्रोग्राम लिखने स्टार्ट किए थे तो हमने हेडर फाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। आप अपना प्रोग्राम लिखते थे तो आपको याद है, आप अपने प्रोग्राम की जो पहली लाइन लिखते थे सबसे टॉप पे, वो थे हैश इंक्लूड डॉट एज, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आयोस्ट्रीम डॉट एज। तो स्टूडेंट्स में जो आयोस्ट्रीम डॉट एज है, ये जो एंगल ब्रैकेट में लिखी जाती हैं, इसको हेडर फाइल कहा जाता था। इसको हेडर फाइल क्यों कहा जाता था? एक तो ये भी बात है कि इसकी एक्सटेंशन डॉट एज है, इसलिए इसको हेडर फाइल कहा जाता था। दूसरा, ये सबसे प्रोग्राम के टॉप पे हेड पे लिखी जाती हैं, इसलिए भी इसको हेडर फाइल कहा जाता था। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हेडर फाइल को हम क्यों और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स के बारे में फंक्शंस के बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि वहाँ फंक्शन की डिक्लेरेशन और फंक्शन की डेफिनेशन दो अलग अलग चीज़ें थी। स्टूडेंट, फंक्शन की डिक्लेरेशन, जिसको हम फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कहते थे, उसमें आपने देखा था कि फंक्शन की रिटर्न टाइप होती थी, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखा जाता था और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन के पैरामीटर्स यानी आर्गूमेंट्स लिखा जाते थे, उसके बाद सेमीकोलन लिख दिया जाता था। ये फंक्शन की डिक्लेरेशन कहलाती थी। और कुछ दूसरी जगह पे फंक्शन को डिफाइन कर दिया जाता था कि यानी वो जगह, वो डेफिनेशन यहाँ पे आपके फंक्शन की एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, यहाँ से उसने प्रोसेसिंग करनी होती है, उसको फंक्शन की डेफिनेशन कहा जाता था। स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी फंक्शन को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले उसकी डिक्लेरेशन यानी उसकी प्रोटोटाइपिंग लिखनी पड़ती है। और ये प्रोटोटाइप्स यहाँ इस मेन पैरेंथेसिस ओपन क्लोज से पहले लिखी जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके प्रोग्राम में एक से ज़ायद फंक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उनकी जो प्रोटोटाइप्स हैं वो यहाँ पे ऐड करते जा रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक फंक्शन है CIR के नाम से और उसकी रिटर्न टाइप फ्लोट है और वो दो पैरामीटर ले रहा है, एक इंट का और एक चार का, और आखिर में सेमीकोलन। जितने भी फंक्शंस आप इस्तेमाल करेंगे उनके प्रोटोटाइप यहाँ पे लिख देंगे। ये तो तरीका बहुत क्लियर है कि आपने सबसे पहले फंक्शन के प्रोटोटाइप लिख देने हैं और अपना मेन प्रोग्राम लिखना है। लिखने के बाद आपने अपने फंक्शन की डेफिनेशन किसी और जगह पे लिख देनी है। अब अगर आपका एक फंक्शंस को फ्रीक्वेंटली यूज़ करना हो, आपने इन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये आपकी जो एक से ज़्यादा जो पैरामीटर्स होते हैं, ये एक से ज़्यादा जो आपकी प्रोटोटाइप्स होते हैं, ये प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं। हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो। तो हमारे पास एक आसान तरीका है। हम जितने भी फंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं उन सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स को हम क्या करते हैं, उठाते हैं और एक फाइल के अंदर बंद कर देते हैं और उस फाइल को एक नाम दे देते हैं और जिसकी एक्सटेंशन हम डॉट एच रख देते हैं और उस फाइल को अपने प्रोग्राम में हैश इंक्लूड के साथ आप कनेक्ट कर देते हो। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने फाइल का नाम एरिया डॉट एच रख दिया। डॉट एच हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, लेकिन ये मैंडेटरी तो नहीं होती कि आप अपनी हेडर फाइल के साथ डॉट एच लिखें, लेकिन आप एक अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको डॉट एच को इस्तेमाल करें। अब यहाँ स्टूडेंट्स, मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि कुछ हेडर फाइल्स होंगी जो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और कुछ एंगल ब्रैकेट्स में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि जो हेडर फाइल्स आपकी एंगल ब्रैकेट में होती हैं उनका मतलब होता है कि ये हेडर फाइल किसी स्पेसिफिक डायरेक्टरी से इनका ताल्लुक है
और जो हम अपनी हेडर फाइल बनाया करेंगे, जैसे कि अभी हमने कहा कि हम अपने जितने भी फंक्शंस हैं वो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन तमाम फंक्शन के प्रोटोटाइप्स को यानी फंक्शन की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट को हम एक फाइल के अंदर रखते हैं और उस फाइल को एक नाम के साथ सेव कर देते हैं और उस नाम को अपने प्रोग्राम के अंदर हैश इंक्लूड के ज़रिए इस्तेमाल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं और हम इस तरह अपने फंक्शन को इस्तेमाल करते रहते हैं। ये तो था एक हेडर फाइल्स का तरीका। अब हम अपनी किताब की तरफ चलते हैं, ज़रा देखते हैं हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो सारी की सारी इस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। यानी ये .h एक्सटेंशन से सेव करते हैं और उसे हैश इंक्लूड डायरेक्टिव के ज़रिए आप उसको सेव कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, एक तो आपने देख लिया जो हैश इंक्लूड है प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है, ये एक तो हेडर फाइल को अपने साथ इंक्लूड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हेडर फाइल जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव है वो सिर्फ हैश इंक्लूड ही तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी किस्म के हैं। ये आप लेक्चर नंबर 30 के अंदर इनको डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने एक प्रोग्राम लिखा था पिछले जो लास्ट लेक्चर्स आपने पढ़े थे उनके अंदर आपने एक प्रोग्राम लिखा था, आपको याद होगा। आपने एक कैलकुलेटिंग ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, तो उसमें आपने फार्मूला लिखा था 2πr या πr²। सरकमफ्रेंस भी कैलकुलेट करना सीखा था आपने और सर्कल का एरिया भी कैलकुलेट करना सीखा था। स्टूडेंट्स, आपने फार्मूला लिखा था 2πr, लेकिन आपको मैंने उस वक्त बताया था कि आपको तो आपका जो प्रोग्राम है आपको तो पता है कि पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415 है, लेकिन आपके जो कंपाइलर को नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। तो आपने वहाँ 2πr की बजाय 2 × 3.1415 और मल्टीप्लाई और जो रेडियस की वैल्यू थी वही लिखी थी आपने, आपको याद भी होगा। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम बजाय कि अपनी वैल्यू लिखने के हम सिर्फ पाई लिखें और वो वैल्यू खुद ब खुद रिप्लेस हो जाए। स्टूडेंट, इसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें अपने प्रोग्राम के अंदर और यहाँ पे उसका आपको वैल्यू चाहिए होती है, उस जगह पे उस वेरिएबल का इस्तेमाल कर लें। ये तो तरीका बड़ा इजी है। आपने अपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डबल के नाम से और पाई उसकी वैल्यू लिख दी, जो भी नाम आपको उसका आइडेंटिफायर देते हैं, तो उसके बाद उसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए आप वो वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अब जिस जगह पे भी आपको लिखना होगा आप पाई लिखेंगे, यानी फ़र्ज़ करें आपने सरकमफ्रेंस से मालूम करना है तो 2πr, तो 2 × पाई × r, तो पाई की जगह पे 3.145926 आ जाएगा और r की जगह पे उसका रेडियस आ जाएगा। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करना है, πr², पाई × r लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, एक तरीका और भी है। एक तरीका ये है कि हम अपने बजाय के अपने वेरिएबल डिक्लेयर करें और हर जगह पे उसकी वैल्यू लिखते जाएं या रिप्लेस करवाते जाएं, तो आप एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव यानी प्री डिफाइंड वैल्यू यानी कांस्टेंट की वैल्यू को प्री डिफाइन कर दें। आपके लिए एक पास एक प्री प्रोसेस डायरेक्टिव भी होगा जिसे हैश डिफाइन कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो पाई है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो होती है वो एक दफ़ा जो फिक्स होती है वो चेंज नहीं होती। तो आप हैश डिफाइन को इस्तेमाल करते हुए आप पाई को इस्तेमाल लिख सकते हैं। जैसा कि ये देखें, हैश इंक्लूड लिखते थे आगे हम, अब क्या डिफाइन, DEFI यानी डिफाइन पाई, उसके बाद 3.145926, इसके आखिर पे सेमीकोलन नहीं लिखा जाता। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, आप प्रोग्राम के अंदर जिस जगह पे भी पाई लिखा जाएगा वो वहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 3.145926। देखें, ये एक वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं इस्तेमाल हो रहा। आप इसको गौर से देखें तो ये एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर और इसकी वैल्यू
चेंज नहीं होगी। जो वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर होगी, इसको असाइन होगी, वही प्रोग्राम के अंदर ये वैल्यू रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, उसमें है स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। स्टूडेंट्स, आइडेंटिफायर का जो मतलब है किसी भी एक नाम को क्रिएट करना अपने प्रोग्राम के अंदर। कोई यूज़र आप किसी चीज़ का नाम क्रिएट करता है, वो नाम किसी वेरिएबल का भी हो सकते हैं, वो किसी फंक्शन का भी हो सकते हैं, वो कोई लेबल भी हो सकते हैं। आपने अब तक बहुत सारे प्रोग्राम लिखे हैं, उनमें फ़र्ज़ करके आप वेरिएबल जैसे कि मार्क्स है, ठीक है, एज है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करते हैं, एरिया है या सर्कमफ्रेंस है। स्टूडेंट, ऐसे जो नाम होते हैं इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। या आप फंक्शन, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था, फंक्शंस का भी जो नाम होता है वो भी आइडेंटिफायर होते हैं। यानी यूज़र अपने प्रोग्राम के अंदर कोई नाम जो बनाते हैं ना, नाम किसी चीज़ का कोई नाम रख देता है, वो आइडेंटिफायर कहलाता है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। और जो स्कोप की बात करते हैं ना कि आइडेंटिफायर का स्कोप क्या होता है, यानी इसका मतलब ये है कि विजिबिलिटी, वो किस किस जगह पे एक्सेस हो सकता है, ये इसका स्कोप होता है। आइए हम चलते हैं स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर के बारे में बात करने के लिए। ठीक है, यानी जो स्कोप का मतलब होता है ना कि उसका वो जो विजिबिलिटी कहाँ कहाँ पे है। फ़र्ज़ करें कि आपने एक फंक्शन लिखे हैं, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब उस फंक्शन, उस वेरिएबल की जो विजिबिलिटी है वो उसी फंक्शन के अंदर होगी। ठीक है, और आपने दूसरा फंक्शन लिखा है, उसका एक वेरिएबल लिखा है, तो उसकी विजिबिलिटी उस फंक्शन के अंदर लिखी होगी। अब देखें, यहाँ पे हमारी एक बुक के अंदर एक एग्जांपल्स हैं। हम एक फंक्शन लिखते हैं वाइड फंक्शन 1 और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ब्रेसेस के अंदर उसकी बॉडी लिखी हुई है। अब यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई सेमीकोलन, और इंट जे दूसरा वेरिएबल है इक्वल टू i+2। ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब जो वेरिएबल आई है ये आपका फंक्शन 1 के अंदर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब आप इसको किसी और फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इसी फंक्शन के अंदर है, ये विजिबल इसी फंक्शन के अंदर है, तो दूसरे फंक्शन के अंदर विजिबल नहीं है। अब दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं, देखें वो दोनों फंक्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, उसमें मैंने लिखा इंट के इक्वल i+4 सेमीकोलन, तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर एरर आ जाएगा, क्यों आई इज़ नॉट डिक्लेयर इन दिस फंक्शन। आई तो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, तो इसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होगा, यह आई किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है जो आपकी विजिबिलिटी है, वेरिएबल आई बिलोंग टू फंक्शन 1 एंड इज नॉट विजिबल आउटसाइड दैट, नदर आई इज अ लोकल टू फंक्शन 1। अब आज हमारा जो प्रोग्राम था, यहाँ मैंने ये एक मेन फंक्शन है हमारा, और दूसरा एक फंक्शन हमने स्क्वायर का फंक्शन लिखा हुआ है। अब देखें, इसके अंदर हमने एक रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, 0, और एक नंबर 0 डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात बड़ी क्लियर कर दी थी कि यहाँ जो इंट नंबर है और ये जो नंबर है, ये दोनों में फ़र्क है। ये इस फंक्शन का वेरिएबल है और ये इस फंक्शन का वेरिएबल है। ठीक है, ये ना समझिएगा कि ये वही नंबर है जो इस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है और वहाँ जा रहा है। ठीक है, जो फंक्शन, जो वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, वो दूसरे वेरिएबल के, दूसरे फंक्शन के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो वेरिएबल उसी फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहलाता है। अब जैसा कि इंट नंबर है और रिजल्ट है, ये लोकल वेरिएबल ऑफ दिस मेन फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे भी अपनी किताब के अंदर भी आए, आपको जो इंट आई है और इंट जे है, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल है। ठीक है, यानी लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो फंक्शंस के अंदर ही इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी आउट ऑफ फंक्शन जिनको एक्सेस नहीं किया जा सकता, ऐसे फंक्शन वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ये आई को यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो कंपाइलर एरर दे देगा। अब आए ज़रा इस कंसेप्ट को मज़ीद समझते हैं।
ठीक है। यहाँ पे आपने एक वाइड फंक्शन डिक्लेयर किया इंट आउटर, यहाँ पे एक वेरिएबल उसने आउटर डिक्लेयर कर दिया। अब आए दूसरा कोड है, अब इंट इनर और इनर इक्वल टू आउटर्स, तो आपने यहाँ पे भी नो प्रॉब्लम। जैसे ही आपने, ठीक है, बाहर निकले, आपने इनर प्लस प्लस किया, ओ क्या करें, उसने कंपाइलेशन एरर दे दिया। ठीक है, यानी ये एक फंक्शन था, आपने इस फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल आउटर था वो उसके इनर फंक्शन में तो यूज हो गया, अब इनर फंक्शन का जो वेरिएबल है वो आउटर फंक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्योंकि इस जो वेरिएबल का स्कोप तो है इस पूरे फंक्शन के अंदर, लेकिन ये जो इनर वेरिएबल है इसका जो फंक्शन है वो इसी के अंदर, इस बॉडी के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपने अपने इसकी विजिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफायर के भी देख लिया, आप मजीद उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ हम चलते हैं, जो हमारा तीसरा टॉपिक्स है वो है फंक्शंस कॉल के मतलब। स्टूडेंट्स, आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर बड़ी डिटेल से देखा था कि जो आपकी फंक्शंस कॉल हैं वो कैसे काम करती हैं। आप किसी भी अपने प्रोग्राम के अंदर अपने फंक्शन को जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या करते हैं, देखिए ये फंक्शन की प्रोटोटाइप इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, और ये फंक्शन की आपकी डेफिनेशन पड़ी हुई हैं। जब अपने प्रोग्राम के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं, देखें ये फंक्शन कॉल हो रही है। अब जो फंक्शंस कॉल्स होती है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती हैं। एक होती हैं फंक्शंस जो कॉल होती हैं बाय वैल्यू, दूसरी होती है बाय रेफरेंस। अब दोनों को हम देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। स्टूडेंट्स, मैं इसको सिंपल आप ब्रीफली जो बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आप इसकी थ्योरी को यहाँ बुक से भी पढ़ सकते हैं कि बड़े अच्छे अंदाज से यहाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं आपको समझाता हूँ अपने इसी प्रोग्राम की, जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ जो हमारी फंक्शन कॉल हो रही है ना, ये फंक्शन कॉल हो रही है, ठीक है, बाय वैल्यू से, नॉट बाय रेफरेंस से। ठीक है, बाय वैल्यू से फंक्शन का कॉल के क्या मतलब, देखें। अब ये जो सिंटैक्स तो आपने देख लिया पिछले लेक्चर्स के अंदर भी कि फंक्शन को कॉल कैसे की जाती हैं, तो ये बाय वैल्यू होती हैं। इसका ये मतलब है कि ये जो वेरिएबल है, जो सी इन नंबर है, यहाँ पर जो ये नंबर आया था, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसकी एक कॉपी बनाओ, वो कॉपी बना के उस वैल्यू की, वो फंक्शन का जो वेरिएबल है ना उसको आप वो कॉपी दे दो। अब वो उस वैल्यू की कॉपी को यहाँ पे इस्तेमाल होती रहेगी, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपके नंबर वेरिएबल के अंदर महफूज रहेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने एक लेटर्स लिखते हैं, आप लेटर्स लिखने के बाद अपने सेक्रेटरी को दे देते हैं कि जी आप इसके अंदर करेक्शन कर दें। अगर तो आप उसको ओरिजिनल लेटर्स को प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर तो वो आपका ओरिजिनल लेटर के अंदर करेक्शन करके आपको वापस करेगी, वो ओरिजिनल नहीं रहेगा। आप क्या करते हैं, आपने उस ओरिजिनल लेटर की एक कॉपी बनाते हैं और कॉपी उस बंदे को दे देते हैं कि लो जी आप इसकी मुझे करेक्शन करके दें, इसके अंदर गलतियाँ निकाल के दें। अब वो गलतियाँ निकाल, अब आपकी जो करेक्शन हो रही है ना वो आपकी ओरिजिनल पे नहीं हो रही, वो आपकी जो कॉपी पे हो रही है। आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बिल्कुल महफूज है, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो रही। ठीक है, यही तरीकाकार है, ये आपकी जो फंक्शंस हैं, फंक्शन कॉल है बाय वैल्यू। ठीक है, अब चलते हैं विद बाय रेफरेंस। हम बजाय के अपने ओरिजिनल लेटर ही उस बंदे को दे दें तो वो क्या होते हैं, आपकी फंक्शन कॉल विद रेफरेंस हो जाती है। हम कहते हैं कि बजाय कि इस नंबर की एक कॉपी बना के उसको फंक्शन को साइन करें, हम उसका एड्रेस ही दे देते हैं। ठीक है, हम यानी इसके लिए आप एक एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये देखिए है%। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो नंबर वेरिएबल है उसका एड्रेस ही यहाँ पे रख दो। अब जो भी तब्दीली होगी वो डायरेक्ट इसको रिटर्न नहीं करेगा, वो बल्कि वो तब्दीली करके वैल्यू को कैलकुलेट करके वो उसी एड्रेस पे स्टोर कर देगा और वहाँ से वो वैल्यू एक्सेस होती रहेगी। अब आपकी ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज हो जाती है। ये है विद रेफरेंस के हिसाब से।
ठीक है। ये आपकी रेफरेंस के कॉल बाय रेफरेंस होती हैं जब आप उसको अपना एड्रेस ही सेंड कर देते हो। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंदर आप इसकी एग्जांपल देख सकते हो कि बजाय कि आप एक्स लिखने का आप लिखते एड्रेस सेपरेटर हैं ये एक्स। तो इसका मतलब है कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी कॉपी नहीं जाएगी, बल्कि उसका एड्रेस ही भेज रहे हैं कि आप फलां एड्रेस से ये वैल्यू उठा लो, फंक्शन को कहा जा रहा है। यानी पहले तो हम ये थे कि फंक्शन को वैल्यू देते हैं ना कि ये वैल्यू लो, इस पर आप मैनिपुलेशन करो, रिजल्ट दो हमें। अब हम डायरेक्ट उसको एड्रेस ही दे रहे हैं कि आप फलां एड्रेस से ये वैल्यू उठा लो और हमें ऑपरेशन। अब क्या करेगा वो, उसको मल्टीप्लाई जो भी करना है करने के बाद वो रिटर्न नहीं करेगा, वो वैल्यू ही उस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर कर देगा। ये हमारे एड्रेस कॉल बाय रेफरेंस थी। अब हम चलते हैं आज हमारा एक आखिरी फंक्शंस के बारे में बात करके अपने फंक्शंस को ख़त्म करते हैं। एक है रिकर्सिव फंक्शंस। स्टूडेंट्स, एक स्पेशल टाइप फंक्शंस है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है, यानी विच कैन कॉल इटसेल्फ। ये किस तरह का फंक्शन हो सकता है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल पे लेके चलता हूँ, आप इसको उस एग्जांपल को देखने के बाद आप समझ आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास x10 है, आपने कैलकुलेट करने हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन आपके पास एक तरीका ये भी है कि देखिए x10 इक्वल है x मल्टीप्लाई x9। देखिए x9 जब मल्टीप्लाई होगा x1 के साथ तो ये x10 बन जाएगा। अब x9 कैसे आया? x9 आया x मल्टीप्लाई x की पावर 8। x की पावर 8 कैसे आया? x मल्टीप्लाई x की पावर 7। ज़रा देखें, आप फर्ज करें कि 10 को आप n सपोज कर लें, ठीक है, तो आप जो x मल्टीप्लाई हो रहा है x की पावर n-1, यही फार्मूला बन रहा है ना। ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही आ जाए। एक फंक्शंस हैं जिसमें एक फंक्शंस अपने आप को ही जो कॉल करेगा उसको रिकर्सिव फंक्शन कहा जाता है। फर्ज करें कि आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है किसी नंबर का, तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा है फंक्शन लॉन्ग, फंक्शन के रिटर्न टाइप है, और फैक्ट फंक्शन का नाम रख लिया हमने, और उसको एक पैरामीटर दिया जाएगा लॉन्ग n। अब रेसिस ओपन क्लोज के अंदर फंक्शन की बॉडी है। इफ़ n की वैल्यू 1 के इक्वल है या 1 से कम है तो रिटर्न 1 कर दो, एल्स क्या करो, रिटर्न n मल्टीप्लाई, देखें n मल्टीप्लाई, ये देखिए ज़रा फैक्ट n-1, ये वही उसी फंक्शन को कॉल की जा रही है। ठीक है, एक फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी फंक्शन को दोबारा कॉल की जा रही है, तो ऐसे फंक्शन को हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। उसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों ने फंक्शंस के बारे में और हेडर फाइल्स के बारे में देख लिया। ठीक है, तो यहाँ कुछ टिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हेडर फाइल एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, किसी भी फंक्शन के प्रोटोटाइप्स को उसके अंदर रखें और उसके बाद आप उनको या किसी कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके जो देयर आर 3 लेवल ऑफ स्कोप टू बी टेकन केयर ऑफ द एसोसिएटेड विद आइडेंटिफायर। एक ग्लोबल स्कोप है और फंक्शन लेवल स्कोप है। सॉरी, हमने तो अपने ग्लोबल स्कोप के बारे में तो बात ही नहीं की, आपने लोकल स्कोप के बारे में बात कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, जो आप एक वेरिएबल है, फ़र्ज़ करें आपने बात की थी अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि ये लोकल वेरिएबल है। अगर किसी वेरिएबल को मैं यहाँ पे स्टार्ट में ही डिक्लेयर कर दूँ इंट जी, फ़र्ज़ करें सेमीकोलन, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया इंट जी सेमीकोलन। अब ये जो वेरिएबल है ना, ये किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं है, ये वेरिएबल तमाम फंक्शन के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, लोकल वेरिएबल तो वो वेरिएबल हमने पीछे 2 देखे थे ना, एक लोकल वेरिएबल था, एक ब्लॉक वेरिएबल था जब हमने इनर आउटर की एग्जांपल देखी थी, और एक तीसरा था ग्लोबल वेरिएबल जो आपकी
सबसे किसी फंक्शन से में ना लिखा जाए, तमाम फंक्शन से बाहर लिखा दिया जाए, टॉप पे लिख दिया जाए, ऐसे फंक्शन को हम स्टूडेंट्स कहते हैं ग्लोबल स्कोप का। ठीक है, उसके बाद हमने कॉल मैकेनिज्म, कॉल बाय वैल्यू भी देख लिया और कॉल बाय रेफरेंस भी देखा। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बड़े रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताया आपको। ठीक है, ये एक चीज़ को बार बार, एक ही फंक्शन को अपने आप को बार बार कॉल करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस कर दी हैं, आप इनको अच्छे तरीके से मज़ीद पढ़िएगा, देखिएगा। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती, आप मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकें। यहाँ तक हमारे जो 10 लेक्चर्स कवर हो गए हैं। इसके बाद हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो है अरे के बारे में। उसको हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसकी प्रैक्टिस करें जितनी आप कर सकते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।